रामपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ माला और उसकी पत्नी निशा और उनके 2 बच्चे अमन और ज्योति रहती थी। एक दिन मोहन अपने काम पर से घर वापस आ रहा था। अचानक उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण मोहन का देहांत हो जाता है। मोहन को गुजरे 1 महीना हो गया था। उसकी पत्नी निशा माला से कहती है, माँ जी, मोहन जी को गुजरे 1 महीना हो गया है और ऊपर से कमरे का किराया देने का भी समय हो गया है, जिससे मकान मालिक किराया लेने आता ही होगा। अब हम कहाँ से उनको किराया देंगे? बहू, ये तो तुम सही कह रही हो। हम एक काम करते हैं, इससे पहले खुद मकान मालिक हमें मकान से बेइज्जत करके बाहर निकाले, हम खुद ही कमरे को खाली करके यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। माला अगले दिन ही अपने परिवार को लेकर और अपना सामान लेकर ट्रेन से किसी दूसरे राज्य मेघालय आ जाती है। और जैसे ही वो लोग ट्रेन से बाहर आते हैं तो जोरदार बारिश हो रही थी। माँ जी, यहाँ तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तू फिक्र मत कर बहू, कोई न कोई जगह हम ढूंढ ही लेंगे रहने के लिए। तभी माला रेलवे स्टेशन के पास ही साइड में एक चादर बिछाती है। सब लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तभी अमन को बहुत तेज भूख लगती है और वो निशा से कहता है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ, भाई ठीक कह रहा है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। निशा रेलवे स्टेशन के पास कुछ खाने के लिए देखती है तो उसको गर्मा गर्म समोसे बेचता एक आदमी दिखाई देता है। तभी निशा उस समोसे वाले के पास जाती है और उससे 4 समोसे लेती है। भैया, 4 गर्मा गर्म समोसे दे दीजिए। वैसे कितने के हैं 4 समोसे? 60 रुपए के हैं बहन। इतने महंगे? लेकिन क्या करें, सबको भूख भी तो लगी हुई है। ठीक है भैया, दे दीजिए। निशा उस समोसे वाले से 4 समोसे लाती है और सब लोग बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर बाद ही उनके पास एक चौकीदार आकर उनको वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग उठकर अपने लिए कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। तभी निशा को एक खाली झोपड़ी दिखाई पड़ती है। माँ जी, देखो, वहाँ एक खाली झोपड़ी पड़ी है, क्यों ना हम लोग वहीं चलें, कहीं इस बारिश में बच्चे भीगकर बीमार न पड़ जाएं। बहू, तू कह तो ठीक रही है, इसके सिवा हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। माला और सभी बच्चे अपनी रात उस झोपड़ी में गुजारते हैं। फिर अगली सुबह उठकर निशा उस झोपड़ी को देखती है तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों ना हम इसी झोपड़ी को ठीक करके यहीं रहने लगे। माला भी इस बात पर गौर देती है। दोनों सास बहू उस झोपड़ी को ठीक करने लगती हैं और उसके अंदर रहने लगती हैं। एक दिन निशा अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे लगता है अब मुझे कोई काम ढूंढकर काम पर जाना शुरू कर देना चाहिए। अब हमारे पास पैसे खत्म हो जा रहे हैं, मैं काम की तलाश करके आती हूँ। ठीक है बहू, मैं तब तक दोनों बच्चों के पास रहती हूँ। ऐसे बोलकर निशा काम की तलाश में निकल गई और उसको एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। अब निशा रोज पहले अपने घर का काम करती और फिर जल्दी से काम पर जाती है। ऐसे ही निशा को 2 महीने काम करते हुए हो गए और एक दिन निशा के मालिक का कहीं और ट्रांसफर हो गया, जिस कारण मालिक उसका हिसाब कर देते हैं। निशा, कल से तुम काम पर मत आना, मेरा कहीं और ट्रांसफर है, जिस कारण हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। और ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारा हिसाब पूरा हुआ। निशा उदास हो जाती है और उसे आगे की चिंता सताने लगती है। फिर उन पैसों से वो अपनी रसोई का सारा राशन खरीद लेती है। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज बच्चों के लिए गर्मा गर्म समोसे बना देती हूँ। ज्योति भी बहुत दिन से समोसे बनवाने के लिए जिद कर रही थी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और अचानक बहुत तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है और निशा बारिश में भीगती हुई अपने घर पर जाती है और देखती है कि उसकी सास ने पहले से ही घर पर खाना बनाया हुआ था। अरे वाह माँ जी, आपने आज मेरे आने से पहले ही खाना बना लिया, पर मैं तो समोसे बनाने का सारा सामान लेकर आई थी। ज्योति बहुत दिन से समोसे बनाने के लिए जिद कर रही थी। बहू, मैंने सोचा तुम बारिश में भीगी हुई आओगी, फिर आकर खाना बनाओगी, इसलिए मैंने खुद बना दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माँ जी, हम और किसी दिन समोसे बनाकर खा लेंगे। आज दादी के बनाए हुए ही दाल चावल खा लेंगे। फिर सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगले दिन बाहर भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। निशा अपनी झोपड़ी का दरवाजा लगा रही थी ताकि बारिश की बौछार अंदर ना आए। तभी निशा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। तभी ज्योति भागकर अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, आप गिर कैसे गई? कुछ नहीं बेटी, यहाँ पानी गिरा हुआ था और मैंने देखा नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। माँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटी, बस मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लगता है पैर में मोच आ गई है। अपनी माँ को दर्द में देखकर ज्योति को बहुत दर्द होता है और वो बिना कुछ सोचे समझे बारिश में ही पास के डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ डॉक्टर को लेकर आती है।
निशा जी, आपको रेस्ट की जरूरत है। आपके पैर में मोच आई हुई है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। ऐसे ही निशा को आज 4 दिन हो जाते हैं और एक दिन उसका बेटा कहता है, माँ, आज मुझे समोसे खाने हैं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मेरे लिए आप समोसे बना दो ना। अमन के कहने पर निशा आराम से नीचे बैठकर समोसे बनाने लगती है। फिर निशा सबके लिए समोसे बनाती है और घर के सब लोग गर्मा गर्म समोसे खाने लगते हैं। तभी अमन कहता है, माँ, आपने तो समोसे बहुत अच्छे बनाए, दुकान वाले अंकल से भी ज्यादा अच्छा है स्वाद आपके समोसे में। हाँ माँ, भाई सही कह रहा है, सच में बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। अगर आप अपने समोसे बनाकर बेचने लगोगी तो आपके समोसे सच में बहुत बिकने लगेंगे। बहू, बच्चे सही कह रहे हैं, क्यों ना तुम समोसे बनाकर बेचने लगो। और पास के रेलवे स्टेशन पर देखा है ना तुमने, लोग बारिश के मौसम में कैसे समोसे खाते हैं। निशा अपनी सास की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और वो फैसला करती है समोसे बनाकर बेचने का। फिर जैसे उसका पैर ठीक हो जाता है, वो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में जाकर समोसे बेचने का काम करने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे बहन, मुझे भी एक समोसा दो ना, समोसे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऊपर से मेघालय में तो हर दूसरे दिन बारिश होती रहती है, जिससे गर्मा गर्म समोसे खाने का अपना एक अलग ही मजा है। ऐसे ही निशा के सारे समोसे बिकने लगते हैं और लोगों को निशा के हाथ के बने समोसे बहुत अच्छे लगे। जहां लोग 2-2 समोसे खा रहे थे, वहीं अब 5-5 समोसे खाते हैं। ऐसे ही निशा के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगती है। माँ जी, मेरे सारे समोसे ट्रेन में ही खत्म हो जाते हैं, बल्कि ग्राहक ज्यादा ही हो जाते हैं और समोसे थोड़े पड़ जाते हैं। कल से मैं ज्यादा समोसे बनाकर ले जाया करूंगी। बहू, मैंने बोला था ना, तुम्हारे हाथ के बने समोसे सबको बहुत पसंद आएंगे। अब से मैं भी तुम्हारी समोसे बनवाने में मदद करूंगी। अगले दिन फिर निशा अपनी सास के साथ समोसे बनाती और थोड़ी देर बाद स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, झट से डब्बे में चढ़ जाती है। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। लोग जैसे ही ट्रेन में समोसे की खुशबू सूंघते तो बस समोसे लेने को झट से तैयार हो जाते। लीजिए भैया, आपके 10 समोसे। ऐसे करके ही निशा की ट्रेन में सारे समोसे बिकने लगते और उनको अब गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था। अब वो खुद का पक्का घर ले लेती है, जिसमें वो सब खुशी खुशी रहने लगे। मिर्जापुर गांव में सुधीर अपने बेटे मयंक और पत्नी रुमला के साथ रहता था। सुधीर बहुत गरीब था। वो गांव में पानीपुरी का ठेला लगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। मयंक 19 साल का था, लेकिन तब भी उसका बचपना नहीं जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता और उसका बूढ़ा पिता पानीपुरी का ठेला लगाकर घर चलाता। गर्मियों का महीना था। गांव के पेड़ पर अमियां लगी थीं और मयंक गांव के लड़कों के साथ उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। उसने थोड़े से आम तोड़े ही थे कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। नीचे एक पत्थर था, जिस पर गिरते ही उसकी एक आंख में गहरी चोट लग गई। अरे ये क्या, इसकी आंख से तो खून बह रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही आएगा। उसके साथ के लड़के वहां से भाग गए। फिर किसी ने ठेले पर काम कर रहे सुधीर को खबर दी। सुधीर अपना ठेला वहीं छोड़कर भागे भागे मयंक के पास पहुंचा, जहां वो दर्द के मारे कराह रहा था। वहीं घर पर जब उसकी माँ को गांव वालों ने खबर दी तो वो भी उस ओर दौड़ पड़ी। मयंक बेटा, क्या हुआ तुझे? आँख खोल बेटा। सुधीर और रुमला उसे जल्दी से अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उनसे कहा, देखिए, इनको लाने में देर हो गई है। इनकी आंख में घाव अंदर तक हो चुका है, जिससे इनकी पुतली पर भी असर पड़ा है। अब उस आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी और इसका इलाज करवाना ही है तो उसमें लाखों का खर्चा आएगा। सुधीर के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही कोई जमीन जायदाद जिसे बेचकर वो अपने बेटे का इलाज करवा पाता। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को तूने किस बात की सजा दी है? कोई चमत्कार दिखा और मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान। रुमला, जब तुम ही टूट जाओगी तो मयंक को कौन संभालेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मयंक अब कहीं जाता तो सब उसको अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाते। ये सुनकर मयंक का दिल टूट जाता है। सुधीर और रुमला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब वो घर पर ही रहता। इधर समय के साथ सुधीर और बूढ़ा होता गया। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब वो ज्यादा देर तक ठेले पर नहीं बैठ पाता था। ऐसे ही एक रोज वो तपती गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गया। थकान के मारे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली
तो उसका ठेला चोरी हो चुका था। सुधीर की कमाई का एक जरिया था, अब वो भी नहीं रहा और इसी चिंता में अब वो बीमार रहने लगा और फिर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इधर मयंक भी अपने बाबा की हालत देख चिंता में रहने लगा। एक रोज माँ बाबा अब कितने परेशान रहने लगे हैं मुझसे उनकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। माँ तू ठीक कहता है बेटा, उनकी ऐसी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। राशन पानी सब खत्म हो रहा है, घर में न जाने आगे का गुजारा कैसे चलेगा। माँ मैं बाबा की मदद करना चाहता हूँ, अब मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। लेकिन बेटा तुम ऐसी हालत में ये सब कैसे कर पाओगे? माँ अब तुम भी मेरी इस कमी को मेरी कमजोरी मान रही हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपाहिज होते हैं लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, और मैंने बाबा को पानी पूरी बनाते हुए देखा है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसे बनती है। और थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होगी तो आप कर देना। लेकिन इन सब सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा यहाँ आओ, मैंने कई साल पहले अपने खाते में 10,000 की एफडी करवाई थी ताकि जरूरत के समय काम आ जाए। तुम अपनी माँ के साथ जाकर वो एफडी तुड़वा लो, अगर वो अब काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी। अगले ही दिन मयंक अपनी माँ के साथ बैंक गया और वो पैसे ले आया, जिससे उसने नया ठेला और जरूरत का सामान खरीदा। फिर रुमला ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए चूल्हे पर गोलगप्पे बनाने में उसकी मदद की। बाबा अब आप मुझे बताइए कि पानीपुरी का पानी कैसे बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ग्राहकों को वही लाजवाब स्वाद फिर से मिले। उसके बाद सुधीर ने उसे सारी रेसिपी बताई, लेकिन पानी बनाने के बाद भी मयंक को उसमें थोड़ी कमी खली और फिर उसकी नजर आंगन में लगे धनिये पुदीने पर गई। वो झट उसे तोड़ लाया। फिर धनिया, पुदीना, जीरा, नमक, हरी मिर्च, छोटा छोटा कच्चा प्याज, साथ ही और भी कई तरह के खड़े मसाले कूटकर उस पानी में मिला दिए, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया और उसने बड़ा ही स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया। वाह लाजवाब। मयंक ठेले पर रखकर सारा सामान बेचने निकल गया। अरे वो देखो, सुधीर का अंधा बेटा निकला है पानीपुरी बेचने। अरे ये कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जो स्वाद सुधीर की पानीपुरी में था ना, वो इसकी में कहाँ होगा। चलो फिर भी खाकर देखते हैं, बड़े दिनों बाद तो गांव में पानीपुरी देखने को मिल रही है। वो दोनों ग्राहक मयंक के ठेले पर पानीपुरी खाने लगे, लेकिन उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे वाह, ये मसाला पानीपुरी खाकर तो मजा आ गया भाई। सचमुच ये तो सुधीर की पानीपुरी से भी बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच भैया, कमाल का स्वाद है इस पानीपुरी में। इससे पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट मसाला पानीपुरी नहीं खाई। उस दिन मयंक की खूब कमाई हुई। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसकी सारी पानीपुरी खत्म हो गई। शाम को मयंक खुशी खुशी घर लौटा। अब वो हर रोज मसालेदार पानीपुरी बनाकर लोगों को खिलाता। अब तो उसके पास इतनी भीड़ रहती कि उसे काम पर अपने साथ एक और लड़के को रखना पड़ा। धीरे धीरे सभी लोग मयंक को मसाला पानीपुरी वाले के नाम से जानने लगे। अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। एक रोज मयंक अपने पिता से, चलो बाबा, अब दिल्ली चलते हैं, अब वहीं जाकर आपका इलाज करवाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू अपने बारे में सोच और अपनी आंख का इलाज करवा। घबराइए मत बाबा, मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैं दोनों का इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। दोनों ने दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाया। दोनों पिता बेटे एकदम ठीक हो गए। फिर दोनों वापस आकर मसाला पानीपुरी का काम मिलकर करने लगे, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गई। अब उनके ऊपर से दुखों के बादल छंट गए और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।